Hello everyone, I welcome you all once again to my education channel Prabhavi Education Hub. And in this video we are going to discuss about directive principles of a state policy, जिसका ये दूसरा पार्ट है. सो एक इसका ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, सेकेंड पार्ट ये कवर कर रहा हूँ मैं इसका. तो ये 8.2 है. इससे पहले की सारी वीडियोस देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे. एक मेरी और सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी की, पूरी सीरीज़ है ये 57 आवर्स की. इसको भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से. अगर आप स्टेट की भी तैयारी करते हो, स्टेट सिविल सर्विस वगैरह की, तो बहुत हेल्प होगा. बिना वेस्ट किए टाइम को हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को. ठीक है, इस वीडियो को शुरू करते हैं. देखिए, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ते हैं. और पहला पॉइंट जो है यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यूटिलिटी क्या है, कैसे यूज़ करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है. तो बेसिकली इसको यूटिलाइज़ किया जाता है लाइक एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह यूटिलाइज़ किया जाता है. ये वर्ड बेसिकली मैं बता दूं कि ये यूज़ हुआ था 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. और उसमें ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो गवर्नर जनरल जो थे एंड बाकी जो रेस्ट गवर्नर्स थे उनके लिए ये था. उनको इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि क्या क्या आपको काम करना है एंड क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या काम करना है, सब कुछ बताया गया था. तो सेम ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट मतलब कि स्टेट का डिफिनीशन आर्टिकल 12 में भी है और यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी आर्टिकल में है. तो स्टेट नॉट ओनली लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, इनफैक्ट छोटी छोटी प्राइवेट बॉडी भी स्टेट का पार्ट होती हैं जो कि सरकार के लिए काम करती हैं. ऑलरेडी ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. तो स्टेट को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है. इनको बताता है कि आपको क्या करना है. ठीक है, सारी अथॉरिटीज़ को, जितनी अथॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, सबको ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरह काम करता है. ये कहीं ना कहीं बीकन लाइट क्या होता है? बीकन लाइट आपने सुना होगा, ज़्यादातर वैसी जगह पे होता है जहाँ पे जैसे फ्लाइंग जहाँ होती है एयरपोर्ट्स वगैरह पे बीकन लाइट होता है, या फिर जैसे सर्कस वगैरह में बीकन लाइट ऑन करते हैं. तो वो क्या है, एक लाइट बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली लाइट होती है, जिससे कि पता चलता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो रहा है. तो नाइट में लोग इसको रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, इनफैक्ट डे में भी ये काम करता है. तो ये कहीं ना कहीं बीकन लाइट की तरह काम करता है. यहाँ पे कोर्ट के लिए, कोर्ट रिकॉग्नाइज़ करता है जुडिशियल रिव्यू पावर को अपने इस बीकन लाइट के द्वारा. मतलब यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एज ए बीकन लाइट यहाँ पे बोला गया है. मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जो प्रोविजंस है उसके द्वारा कोर्ट डिसाइड करता है कि मेरा ये जुडिशियल राइट है, जुडिशियल रिव्यू का मेरा राइट है, और उस पर कोर्ट को बहुत गाइडेंस मिलती है. ये कहीं ना कहीं एम्पलीफाई करता है प्रीएम्बल को. प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है. ठीक है, प्रीएम्बल प्रस्तावना को कहते हैं, और इसमें सोशल जस्टिस लिबर्टी एंड की बात की गई है. तो पॉलिटिकल लिबर्टी, पॉलिटिकल जस्टिस तो सब कुछ फंडामेंटल राइट से मिल जाता है, लेकिन जो सोशल एंड इकोनॉमिक जो जस्टिस है या फिर राइट्स हैं वो हमें मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से. क्योंकि फंडामेंटल राइट में ये प्रोविज़न नहीं है, ओनली पॉलिटिकल राइट्स यहाँ पे मिलते हैं. पॉलिटिकली बंदों को, हर सिटीजन को राइट मिलता है, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा आपको सोशल एंड इकोनॉमिक दोनों राइट मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं ये एम्पलीफाई करता है प्रीएम्बल को एंड स्टेबिलिटी देता है, कंटिन्यूटी देता है डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज़ में. जो सरकार की पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उसमें स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी मिलता है. बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डायरेक्शन है कि आपको करना क्या है. तो डोमेस्टिक पॉलिसी में स्टेबिलिटी आती है, भले चाहे सरकार चेंज हो जाए, लेकिन जो पॉलिसीज़ होती हैं वो लगभग सेम ही होती हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बोला गया है कि ये करना है, तो हर सरकार को यही करना है. इसलिए कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी रहती है डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन पॉलिसीज़ में. देन नेक्स्ट इसकी जो यूटिलिटी है वो सप्लीमेंट्री की तरह ये काम करता है टू द फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आपको खाली पॉलिटिकल राइट्स दिलाता है, लेकिन व्हाट अबाउट अदर जो दो राइट्स हैं, सोशल राइट एंड इकोनॉमिक राइट. ठीक है,
सोशल प्लस इकोनॉमिक राइट है, वो यहाँ पे फंडामेंटल राइट में आपको नहीं मिलता है, ये मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के द्वारा। ठीक है, ये यहाँ से मिलता है। बिकॉज ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों पॉलिटिकल राइट्स ही ओनली फंडामेंटल राइट्स में रखी गई हैं, बाकी क्यों नहीं रखी गई हैं, इकोनॉमिक राइट क्यों नहीं रखी गई हैं। कई सारे रीज़न मैंने बताए थे, जैसे कि एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सरकार के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं है कि जो इकोनॉमिक राइट्स हैं लोगों के पूरे किए जाएँ, तो ये जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल नेचर का है। बट हाँ, कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल राइट्स के सप्लीमेंट की तरह काम करता है, एंड ये कहीं ना कहीं क्रिएट भी करता है एक फेवरेबल एटमोसफियर फॉर द फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स में आपको पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं। पॉलिटिकल राइट्स को आप कब इंजॉय करोगे? जब आप इकोनॉमिकली एंड सोशली आप सामर्थ्य होगे, तभी तो इसको इंजॉय करोगे। अगर इकोनॉमिकली ही सामर्थ्य नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये क्रिएट करता है फेवरेबल एटमोसफियर फॉर द फुल एंड प्रॉपर इंजॉयमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट जो इसमें यूटिलिटी है वो अपोजिशन को ये कहीं ना कहीं ब्लेम करने के लिए रूलिंग पार्टी को एक ग्राउंड देता है, सो दैट ये ब्लेम कर सके। क्योंकि अगर ये पॉलिसीज़ को चेक करते हैं अपोजिशन वाले, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से रूलिंग पार्टी ने नहीं निकाला है तो इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, और अपोजिंग पार्टी हमेशा ब्लेम करती है रूलिंग पार्टी को, और ये भी बैलेंस का काम करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपोजिशन का भी होना ज़रूरी है, एंड उसके लिए ग्राउंड क्रिएट कौन करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रूशियल टेस्ट लेता है ये परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को काम करना होता है किसके बेसिस पे? एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो बातें हैं उन्हीं पे गवर्नमेंट को काम करना होता है। तो लास्टली जब जनता इवेल्युएट करती है किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को जो उस समय पर्टिकुलर समय में काम किया है उसने, तो उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज ए टेस्ट की तरह वहाँ पे काम करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वहाँ पे बेसिकली देखा जाता है कि क्या सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पूरा किया। जैसे गरीबी को हटाना है, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इन इनकम, तो ये सारी बातें हुई हैं कि नहीं, बहुत सारे प्रोविज़न है जो कि चेक किए जाते हैं। लास्ट जो यूटिलिटी है वो है इट सर्व एज ए कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि सरकार चाहे कोई भी आए कोई भी जाए, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो वही रहता है। पॉलिटिकल मैनिफेस्टो कहाँ पे डिसाइड किया जाता है? आपके सोशल एंड इकोनॉमिक क्या डायरेक्टिव्स हैं, किस तरीके के लॉ होने चाहिए, उसी पे डिसाइड किया जाता है। तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सबका, तो एक सर्व करता है एक ऐसे कॉमन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स जिसको FR बोलते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको DP बोलते हैं। तो FR वर्सेस DP को देखेंगे कि हमेशा कैसे इन दोनों के बीच में लड़ाई चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है इन दोनों के प्रोविजंस को लेकर। ये जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ये नेगेटिव नेचर का है, स्टेट को लिमिट करता है, ये पॉजिटिव नेचर का है, स्टेट को काम करने के लिए बोलता है। ये कहीं ना कहीं इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसको इन्फोर्स कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये नॉन जस्टिसिएबल है इसलिए। तो कई सारे अंतर हैं इनमें। तो अब कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहा हूँ, कॉन्फ्लिक्ट क्या है इन दोनों के बीच में? तो सबसे पहला जो कॉन्फ्लिक्ट है वो निकल के आता है जब एक फेमस केस हुआ था जिसको कहते हैं चंपाकम डोराई राजन केस। ये 1951 में केस हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी। उसने कहा था कि अगर जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में, तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा, उसको टॉप पे रखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव टू कन्फर्म टू रन एज ए सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स का ये सब्सिडरी की तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल काम करेगा। फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रूलिंग दिया कि हालांकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको अमेंड किया जा सकता है। और एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किया था अमेंडमेंट का, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट को ये पावर दिया था, और इसी पावर को यूटिलाइज करते हुए फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी सरकार उस समय की पार्लियामेंट 1951 में, और फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 में, और 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 में, टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द डायरेक्टिव्स।
तो ये सारी बातें हुई हैं। तो यहाँ पे ये उस समय स्टैंड था। लेकिन जैसा कि आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने वर्डिक्ट्स को चेंज कर सकता है, अपने डिसीजन को फिर से रीएवेल्युएट और उसको चेंज कर सकता है। तो खुद के एरर्स को भी करेक्ट करने का पावर है सुप्रीम कोर्ट को। और जो उसने किया गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 1967 में ये हुआ था। इसमें पार्लियामेंट को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं एब्रीज या टेक अवे नहीं कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकती है, बिकॉज फंडामेंटल राइट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद, इसके रूलिंग के बाद पार्लियामेंट को तो क्या कर सकता था, पार्लियामेंट बेसिकली 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया। 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, पार्लियामेंट को इसमें प्रोविज़न दिया गया कि पार्लियामेंट को पावर है, हैज़ द पावर टू एब्रीज और टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इन्होंने ये पास कर दिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, इसको समझो, पार्लियामेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आई और इसने बोला कि अब हम यहाँ से पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म कर सकती है बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक और एक्ट उसी साल लेके आए ये लोग, 25th अमेंडमेंट एक्ट। इसने इंसर्ट किया एक नया आर्टिकल 31C, जो कि कहता है कि नो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आर्टिकल 39, 30C शैल बी वॉइड। तो होता है कि कोई भी लॉ जो सरकार बनाएगी, पार्लियामेंट पास करेगी, जो कि कहीं ना कहीं इसलिए है ताकि इम्प्लीमेंट करा सके सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट के प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो कि आर्टिकल 39B और 39C में है, तो ये वाइड नहीं होगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वाइड नहीं होनी चाहिए। ये ऐड किया गया था 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। मतलब एनी हाउ इसमें बोला गया कि जो 39B में एंड 39C में जो प्रोविज़न है, उसके लिए जो भी लॉ आ रहा है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जो कि सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू में नहीं ले सकती है और उसको कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड नहीं करा दे सकती है। एक और प्रोविज़न था इसमें, वो ये था कि नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच ए पॉलिसी shall be questioned in any court on ground that it does not give effect to such policy। इसका मतलब ये है कि कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बना रही है, उसमें उस लॉ में अगर डिक्लेरेशन है कि वो कहीं ना कहीं इन पॉलिसी को इफ़ेक्ट देने के लिए बनाया जा रहा है, भले उसका इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद उसका इफ़ेक्ट दिखे ना, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि इसको जुडिशियल रिव्यू में ले सके। ठीक है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऐसा दूसरा प्रोविज़न था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ख़त्म कर दिया। इनफैक्ट केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया, बोला कि जो सेकंड प्रोविज़न है ना भैया, ये ठीक नहीं है, बिकॉज जो राइट टू रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बता दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाके सरकार ने, पार्लियामेंट ने एक्सटेंड करने की कोशिश की, एक्सटेंड किया ही बल्कि आर्टिकल 31C के प्रोविज़न्स को। यहाँ पे इसने क्या किया कि पहले तो 39B और 39C के लिए ही ये प्रोविज़न थे कि भाई ऐसे लॉ जो बनेंगे, जो इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए बनाए जाएंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है। अब क्या किया इन्होंने कि आर्टिकल अमेंडमेंट एक्ट 42 लाकर, जो कि 1976 में आया था, उसमें आर्टिकल C के प्रोविज़न को सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। इन द मिनर्वा मिल केस हुआ था 1980 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड करा दिया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, यानी ये नोट की तरह यूज़ करना है आपको, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीज़ें याद रहें। मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बाकी आपको याद रखना है। तो अभी जो प्रेजेंट जो स्टैंड है, प्रेजेंट स्टैंड की बात करें तो वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स अभी भी हमेशा जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से, तो फंडामेंटल राइट्स को ये प्रिवेल करता है, इसके ऊपर इसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है
और सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि ये जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी अगर फंडामेंटल राइट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर वायलेट कर रहा है तो इसको रिव्यू कर सकती है। तो ये प्रेजेंट स्टैंड है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।